एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट की, जो कि फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल इस ट्वीट में हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा प्रमुख मायावती को भारत रत्न देने की मांग की है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस ट्वीट में हरीश रावत ने क्या लिखा है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी व सम्मानित बहन मायावती जी दोनों प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। आप उनकी राजनीति से सहमत और असहमत हो सकते हैं, मगर इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि सोनिया जी ने भारतीय महिला की गरिमा और सामाजिक समर्पण और जनसेवा के मापदंडों को एक नई ऊंचाई और गरिमा प्रदान की है। आज उन्हें भारत की नारीत्व का गौरवशाली स्वरूप माना जाता है। सुश्री मायावती जी ने वर्षों से पीड़ित शोषित लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास का संचार किया है। उन्होंने आगे लिखा, भारत सरकार को चाहिए कि इन दोनों व्यक्तित्वों को इस वर्ष का भारत रत्न देकर अलंकृत करें, और उन्होंने टैग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसान आंदोलन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है और अन्नदाता अभी भी सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। ऐसे में आरोपों के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इस वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान कपकपाती ठंड के बीच खुले में रात बिता रहे हैं और सरकार इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। केंद्र सरकार हृदयहीनता दिखा रही है। जान हथेली में रख करके इस कड़कड़ाती ठंड में कोरोना के संक्रमण से त्रस्त किसान जान दे रहे हैं, लेकिन मोर्चे से हट नहीं रहे। क्यों? 45-46 किसान अभी तक मर चुके हैं। आखिर और कितनी मौतों का हम इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार पर विकास न करने के आरोप लगाए, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, उनसे बात की संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अभी 1 वर्ष है, लेकिन उसके पहले सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, कल मनीष सिसोदिया देहरादून गए, उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था कि आके शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें। आपकी तरफ से कोई नहीं गया, जिसको लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी की और कहा कि सरकार अपने 5 काम भी नहीं गिनवा सकती। सरकार 5 काम नहीं 50 काम गिनवा सकती है। जो आयुष्मान कार्ड, जहां पर दिल्ली के अंदर गरीबों को इलाज मिलना चाहिए था, कोरोना पीड़ा के अंदर वो गरीब लोग 5 लाख तक का इलाज करा सकते थे, इन्होंने आज 1 साल के अंदर एक भी व्यक्ति का इलाज नहीं करा। ये क्या बात करते हैं आप? शिक्षा का स्तर दिल्ली के अंदर बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं स्कूल? कौन सा स्कूल बनाया है इन्होंने? ये खाली कॉलोनाइजर की तरह, कॉलोनाइजर होता है ना, एक प्लॉट ले लेता है, उसमें एक फ्लैट बना लेता है और फ्लैट को दिखाते फिरता है। तो ये दिखा रहे हैं अपना एक ही हॉस्पिटल, एक ही स्कूल बनाया है इन्होंने खाली सिसोदिया ने अपने एरिया के अंदर। पूरे स्कूलों की हालत देखेगा आप? कोई स्कूल बनाया बताइए? आप कोई यूनिवर्सिटी बनाइए बताइए? सभी यूनिवर्सिटियों को दिल्ली के अंदर देखिए, पत्थर लिखा तो भारतीय जनता पार्टी का लिखा होगा, सब कॉलेज स्कूलों पे नाम लिखा तो भारतीय जनता पार्टी का लिखा होगा। एक स्कूल का निर्माण ये नहीं कर पाए। अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि मैं उत्तराखंड के स्कूलों का दौरा कर रहा हूँ और उत्तराखंड सरकार का कोई भी आए मैं उनको दिल्ली के स्कूलों का दौरा कराता हूँ। तो क्यों नहीं आप लोग इस तरीके से एक डिबेट रख लेते हैं? जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं, वो दिल्ली के स्कूल दिखाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की देखने की बात कर रहे हैं। वो झूठ के पीछे हम जवाब देने जाए क्या? झूठे इंसान के पीछे देखे ना, उनके सामने नेगी चुनाव लड़ा था, उसने एक स्कूल का ब्यूरो सारा दिया है। स्कूल के अंदर बच्चों की क्या हालत हो रही है, टूटा फूटा पड़ा है, मैं खेलने के लिए मैदान नहीं है। वो तो बेकार की बकवास करते हैं वो तो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तराखंड के प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि मनीष सिसोदिया केवल एक ही स्कूल का गुणगान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने विकास किया है, उनके इस तरीके कहने से कुछ नहीं होता है, जनता बीजेपी के साथ है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। पूरे प्रदेश में मौसम की करवट से ठंड बढ़ गई है। 2 जनवरी से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तराखंड के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में है और इस वजह से मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 7 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है।
विघ्नहारिणी मंगलकरिणी धनवालुकी देवी नौ। तो बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद यहां पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। यहां पर बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। तस्वीरें भगवान बद्री विशाल की हमने आपको दिखाई मंदिर परिसर में, जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ दिखेगी। नर नारायण पर्वत से लेकर नीलकंठ पर्वत तक बर्फ जम चुकी है। बीआरओ उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, गढ़वाल मंडल विकास निगम और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी भगवान बद्री विशाल के मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में बर्फबारी की वजह से उन्हें अब भी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से यहां पर पारा तेजी से नीचे गिरा है और शीत लहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। औली में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ पर लगातार बर्फ गिरने की वजह से करीब 2 इंच तक मोटी बर्फ की परत बिछ गई। औली की ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी के दौर चल रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में बर्फबारी के बाद इस साल की पहली बर्फबारी रही है और वहीं यहाँ बर्फबारी को देखने पर्यटक रोपवे से औली पहुँचने शुरू हो गए हैं। औली में 10 नंबर टावर के समीप रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो औली में भी मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और जिस बर्फ को देखने के लिए पर्यटक औली पहुंचते हैं वो नज़ारा वहां पर कुदरत ने बना दिया है। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने बदली करवट और देर रात से रिमझिम बारिश के साथ ठंड बढ़ गई है। कल देर रात से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से पीने का पानी भी यहां पर जम गया। उपला, टकनूर के दर्जनों गांव बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन इस तरफ बर्फबारी होती रही तो मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो जाएगा। बर्फबारी की वजह से गांव के लोगों को राशन के साथ ही आवागमन में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। जनवरी में 2 से 3 बार उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो चुकी है और इससे पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ कृषि बागवानी से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी होने के आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में हुई बर्फबारी के चलते जिले में दर्जनों गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में सोमवार रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 3 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बाबा केदार की नगर पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। धाम के तापमान में काफी गिरावट आ गई है। वहीं केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस जवान दिसंबर प्रथम सप्ताह में ही बर्फबारी के चलते नीचे लौट आए हैं। तो बाबा केदार की नगरी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है और तापमान बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और इस बीच यहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश के बाद शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। आप भी देखिए कि कैसे देवभूमि पर सर्दी का सितम बढ़ गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। आपको दिखाते हैं ऐसे ही बर्फबारी के नजारे जो आपके दिल को भी सुकून देंगे। ये तस्वीरें बड़कोट की है, जहां पर बारिश और बर्फबारी जारी है। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से बड़कोट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ यमुना घाटी के निचले इलाकों में देर रात बारिश हुई तो वहीं बड़कोट के राड़ी, खरसाली, सांकरी, केदारकांठा और गुलाम कांठा में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पारा भी लुढ़क गया है और ये नजारा लोगों के दिल को जीत रहा है। हालांकि लगातार होती बर्फबारी की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया और लोग घर में रहने को मजबूर हो रहे हैं। अब आपको धारचूला की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सब कुछ बर्फ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। धारचूला में जबरदस्त बर्फबारी हो रही और यहां पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी आ रहे हैं, जो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये नजारा है कैलाश मानसरोवर के रास्ते में पड़ने वाले छियालेक, गम्ब्यांज, गुंजी, कालापानी का, जहां पर कुदरत कुछ इस कदर मेहरबान हुई है कि सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। ये नजारे आपको स्विट्जरलैंड जैसा एहसास दे रहे होंगे।
यहाँ पहुँचे पर्यटक भी बर्फ के बीच मस्ती करते दिख रहे हैं। यहाँ पर घर, रास्ते, पेड़ पौधे सब पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और लगातार होती बर्फबारी की वजह से पारा भी नीचे लुढ़क गया है। रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए चंद्रशिला टॉप पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचे सैलानियों का कहना है कि अभी भी पर्यटक स्थलों को विकसित करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की परेशानी कम की जा सके। तृतीय केदार तुंगनाथ के 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला टॉप में जमकर बर्फबारी जारी है और इसका मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। बर्फबारी की वजह से यहाँ की पूरी फिजा ही सफेद चादर में लिपटी दिख रही है और यहाँ पहुँचे लोग इस नजारे का जमकर मजा ले रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद यहाँ पर बारिश की वजह से शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार होती बारिश की वजह से पारा लुढ़क गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव के सहारे यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पूरे प्रदेश में मौसम की करवट से ठंड बढ़ गई है। 2 जनवरी से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तराखंड के मैदानी इलाके शीत लहर की चपेट में है, जिस वजह से मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और 7 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हिमाचल प्रदेश में मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी हो गया है। सरकार की ओर से सभी जलाशयों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन वन्य जीव प्रतिपालक जीएस सुहाग ने केंद्रीय एडवाइजरी का हवाला देते हुए बताया है कि सभी डैम, जल स्रोतों, जलाशयों आदि पर निगाह रखने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ हिमाचल सीमा से लगते हुए आसन बैराज पर भी विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही ऐसे में उत्तराखंड की और हिमाचल की सीमा पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी हर साल पहुंचते हैं, जिसको लेकर भी ये कहा गया है कि अगर कोई पक्षी मृत अवस्था में पाया जाता है तो आधे घंटे के अंदर वन विभाग को सूचित किया जाए। फिलहाल पड़ोसी राज्य के मामले को देखते हुए उत्तराखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बर्ड फ्लू पे एडवाइजरी आई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थान पे बर्ड पाई गई मृत, तो उसी बेसिस पे हमने अपने सभी को अलर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, बैराज हैं, कि यदि कोई ऐसा प्रकरण आए तो बताया जाए। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रवासी पक्षियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, जिनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पहली नजर में मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से हुई लग रही, जिसे लेकर अन्य राज्यों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमड़िया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। ऐसे में इन जलाशयों की निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड के बाजपुर में हर साल भारी तादाद में साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उत्तराखंड सरकार के जिम्मे है। लेकिन लाख मुस्तैदी के बाद भी 3 अज्ञात शिकारियों ने यहां पर 12 साइबेरियन पक्षियों को जहर देकर मार डाला है। वन विभाग को जैसे इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तीनों अज्ञात शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश की जा रही। मामला बोर और हरिपुरा तालाब का है, जहां पर इन पक्षियों को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं और हर सर्दी के सीजन में यहां बड़ी तादाद में ये पक्षी पहुंचते हैं। इन पक्षियों को मौत के बाद राजकीय पशु चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया और बताया कि इनकी मौत किसी जहरीली चीज को खाने की वजह से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट है तो वहीं देहरादून में एसएसपी ऑफिस में 2 कौवे मृत पाए गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची। टीम ने मृत कौवों को अपने कब्जे में ले लिया है और इनके सैंपल जांच के लिए IVRI बरेली भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में इन 2 कौवों की मौत की वजह से हड़कंप मच गया है।
उत्तराखंड में ट्रैफिक पुलिस नए साल पर सख्ती से पेश आने जा रही है और ऐसे में यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को भी उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के इस रवैये से दो चार होना पड़ सकता है। दरअसल उत्तराखंड में अगर आप अपनी गाड़ी पर जाति, समुदाय या फिर वर्ण लिखवा कर आते हैं तो फिर उत्तराखंड पुलिस सख्ती के साथ आपका स्वागत करेगी। यातायात निदेशालय की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर आप गाड़ी के ऊपर अपनी जाति, वर्ण, समुदाय का नाम लिखते हैं या फिर आपकी नंबर प्लेट गलत लगी पाई जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि राज्य के लोग यहाँ आने वाले तमाम लोग जो उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए अब पहले ही एक अपील की जा रही है कि वो अपने वाहनों पर कोई जाति, समुदाय या फिर अन्य तमाम प्रकार के नंबर प्लेट पर लिखे हुए पदनाम न लिखें, नहीं तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस जलील भी कर सकती है। उत्तराखंड राज्य में चाहे यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हों या चाहे बाहर से आ रहे हैं, अगर वो अपनी गाड़ी में अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से यदि कोई भी नेम प्लेट लगाते हैं अपने प्राइवेट वाहन पे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। और लास्ट 15 डेज़ में हमने लगभग 6,500 वाहनों पे कार्रवाई की है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जो एमवी एक्ट के अंतर्गत एक वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स का। और देहरादून में सीवेज की सफाई और वाटर सप्लाई का काम जल्द शुरू होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। देहरादून टाउनशिप सीवेज की सफाई और वाटर सप्लाई के लिए 900 करोड़ के काम किए जाने हैं। वहीं रायपुर और यमुना कॉलोनी में सीवेज के काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मई महीने के आखिरी में इन कामों को शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर क्षेत्र में 288 करोड़ के काम किए जाने हैं, वहीं यमुना कॉलोनी में 98 करोड़ के सीवेज के काम जल्द शुरू होंगे। राजधानी देहरादून में अगले 5 साल में 900 करोड़ की लागत से ये काम किए जाएंगे। हरिद्वार महाकुंभ का स्वरूप इस बार बहुत छोटा होगा। सरकार ने फैसला किया है कि महाकुंभ सिर्फ 48 दिन तक चलेगा और इसी वजह से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वहीं इसकी वजह से कारोबारी परेशान है, जिनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके कारोबार पर बुरा असर होगा। वहीं साधु संत इसके पीछे कोरोना को वजह मान रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और इस मौके पर लाखों की तादाद में लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ सिर्फ 48 दिनों के लिए चलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने यह फैसला किया है। ऐसे में सरकार की ओर से वो नोटिफिकेशन भी अब तक जारी नहीं किया गया, जो कि अमूमन जनवरी में जारी होता था। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है और सरकार इसके लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटी है। वहीं महाकुंभ के छोटे होने की वजह से सरकार और संतों में तकरार जारी है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कुंभ के छोटा होने की वजह से कारोबारियों को भी नुकसान हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना है कि संक्रांति आएगी, बसंत पंचमी आएगी, ये इस तरह के जो स्नान है, जिन लोगों के यहाँ इन स्नान की मान्यताएं हैं, मेरा ये मानना है वो सभी लोग कुंभ वर्ष होने के नाते स्नान के लिए आएंगे भी। और सरकार के एक नोटिफिकेशन होने या ना होने से लोगों की आस्था पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो निश्चित रूप से सरकारी दस्तावेज और सरकारी व्यवस्थाएं नोटिफिकेशन के आधार पर चलती हैं। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महेंद्र हरिगिरी महाराज का कहना है कि कुंभ का छोटा स्वरूप होने की वजह कोरोना है। उनका कहना है कि कुंभ के दौरान कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की भी जान गई तो पूरी सरकार और कुंभ मेला बदनाम हो जाएगा। और इस समय मेला को कोई छोटा कर रहा तो उसका नाम है कोरोना। और हमारा पूरा विश्वास था कि 20 फरवरी को पूरी तरह से वैक्सीन आ गई और सब चीजें आ गई और नया कोरोना का दौर नहीं शुरू हुआ तो मेला ये समझिए कि ऐतिहासिक होगा अपने आप में। अगर एडवांस बोलना साधु संतों काम नहीं है। समय स्थिति परिस्थितियों के साथ निर्णय लिया जाता है और वो उसमें लेना भी चाहिए और उसके में समर्थन भी हो। कुंभ के आयोजन को लेकर भले ही सरकार और संतों के बीच तकरार जारी है, लेकिन सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए इसका आयोजन 48 दिन तक ही करना चाहती है। वहीं कुछ साधु संत भी कुंभ को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन कोरोना और नोटिफिकेशन जारी न होने से अभी तक हरिद्वार में साधु संतों का जमावड़ा नहीं लगा है। इससे साफ जाहिर है कि साधु संत और अखाड़े भी नोटिफिकेशन के इंतजार में ही बैठे हैं। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए पंकज की रिपोर्ट।
भाजपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार से खफा हैं। वहीं जब इसके बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भाजपुर पहुंचे तो किसानों ने उन्हें भी काला झंडा दिखाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद पांडे विजय रामपुरा गांव में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां से वापस लौटते वक्त उन्हें किसानों के विरोध से दो चार होना पड़ा। तो देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का जो किसान थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।